गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं सीटेट, टेट, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी भी इसी प्लेटफॉर्म पर आपको करवाऊंगा। तो आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जीएस के, जो आपको प्रीवियसली आस्क्ड हैं। सीटेट दिसंबर 2019 में आस्क्ड हैं, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने उसको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट किया है कि वो जीएस के क्वेश्चन भी जो मुख्य रूप से हैं उनको शामिल किया है। बाकी क्वेश्चंस अगले पार्ट में लाई जाएंगी, और ना सिर्फ सामाजिक विज्ञान बल्कि सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेनली जीएस डिस्कस किया गया है वो आप किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको बहुत उपयोगी होंगे। और ख़ास बात ये बात है कि जब मैं आपको ये शुरू कर रहा हूँ तो आप साथ ही साथ कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि यदि आप टीचर हैं, बीएड कर रहे हैं या टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीटेट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस, एनवीएस, तो आपने सुना होगा कि अधिगमकर्ता की एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको नोट्स करना होगा, और मैं जो माध्यम है वो इस तरह से रखा हूँ कि जो हिंदी या इंग्लिश दोनों ही अभ्यर्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो और साथ ही साथ उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसी की कोशिश की है, क्योंकि यदि मैं आपको सीधे फैक्ट्स पढ़ाता हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि आप उसे भूल जाएंगे। लेकिन यदि ये फैक्ट्स के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर मिल जाए, लॉजिक के साथ, उसके पीछे की कहानी हो, तो बहुत लंबे अंतराल तक आप ना भूलें, ऐसा हो सकता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सीटेट दिसंबर 2019 के सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित किए गए थे। मैंने वहाँ के जीएस क्वेश्चंस को निकाला। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने देखिए शॉर्ट में लिख दिया है, जहाँ ऑप्शन की ज़रूरत है ऑप्शन दिया है, जहाँ नहीं वहाँ नहीं दिया है, क्योंकि जब एक ऑप्शन सही है तो बाकी 3 गलत ऑप्शन से पढ़कर क्यों समय बर्बाद करें। पहला है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन था, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ सौंपकर, ताकि भारतीय मामले को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। आप जानते हैं 1857 की क्रांति, आप जानते हैं मेरठ से शुरू हुआ था सैनिक विद्रोह। इसमें मंगल पांडे नाम के सैनिक का आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये क्रांति इतनी ज़्यादा बढ़ गई उन सैनिकों से, उन छावनी से निकल कर कि कई लोग इसमें शामिल हो गए। पूरे भारतवर्ष में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब, यहाँ वीर कुंवर सिंह, बिहार में कई जगह 1857 का विद्रोह बहुत ही व्यापक विद्रोह था। इससे पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी व्यापार के बहाने, क्योंकि वो तो व्यापार करने आई थी। लेकिन जब इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी कमान थी वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई, यानी ब्रिटिश एम्पायर को सौंप दिया गया। ब्रिटेन की महारानी अब भारत की भी साम्राज्ञी घोषित की गई, क्योंकि इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बेटा अब तुमसे नहीं हो पाएगा, जितना किया तो किया, अब जो भी शासन व्यवस्था है वो सीधा लंदन से रेगुलेट होगा, जिसके बारे में एक वक्त कहा जाता था कि इसका सूरज कभी नहीं डूबता। तो इन शॉर्ट 1857 से पहले यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1857 के बाद जब विद्रोह हुआ तो इसकी बागडोर सीधा ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, ब्रिटेन के एम्पायर को सौंप दिया गया। दूसरा है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया। इसका सही उत्तर है लद्दाख। लॉजिक क्या है, लद्दाख और तिब्बत के सांस्कृतिक परिवेश लगभग एक समान है। वहाँ भी बौद्ध धर्म, बौद्ध टेम्पल मिलेंगे, लद्दाख में भी आपको वैसे ही मिलेंगे। आप अभी जाने होंगे, याद करने का एक और ट्रिक क्या हुआ कि पेंगोंग त्सो लेक पर भारत और चीन के बीच में विवाद था, क्योंकि लद्दाख का कुछ हिस्सा चीन ने ऑलरेडी कब्जाया हुआ है और अभी 8 फिंगर्स तक भी बोलता है कि मेरा है, यानी वो उसे भी तिब्बत में शामिल करना चाहता है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक समानता के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया रिसर्च स्टेशन मैत्री कहाँ है। एंटार्क्टिका में है। एंटार्क्टिका कहाँ है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे में आपको मिलेगा। फिर है, हु क्वाइंड यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब
मतलब सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब हुआ विविधता में एकता। जैसे भारत में कई जाति, संप्रदाय, धर्म, संस्कृतियों के लोग साथ रहते हैं, फिर भी एक देश के रूप में हम बने हुए हैं ना। इसी को देखते हुए किसने ये फ्रेज कहा था, ये मुहावरा कहा था कि यहाँ विविधता में एकता है? तो उसका सही उत्तर है, जो भी ऑप्शन थे उसमें है JLN, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया था BCE का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है बिफोर क्रिश्चियन एरा। जैसे कि हम AD और BC में बांट करके समय को पढ़ते हैं। ईसा मसीह के पहले BC और ईसा मसीह के बाद AD। हिंदी में बोला जाए ईसा पूर्व और ईसवी। तो अभी हम कहाँ जी रहे हैं? हम ईसवी में जी रहे हैं। अगर सीधा आपको बोला जाता है 2021 और ईसवी नहीं लगाया जाता तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझेंगे कि हम ईसवी की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि ईसा पूर्व की बात कहेंगे तो हमको BC लिखना पड़ेगा, हमको ईसा पूर्व लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के टीचर्स का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए वहाँ 4 ऑप्शन थे। अगर मल्टीपल चॉइस होता तो कई ऑप्शन मिलते जुलते हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ऑप्शन चुनना था। उस ऑप्शन में जो सबसे अच्छा ऑप्शन था मुख्य उद्देश्य के रूप में, वो है सामाजिक विज्ञान के टीचर्स का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोस्टा रिकन अप्रोच इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। कोस्टा रिका में ये अपनाया भी जाता है, वो हेल्थ कॉन्शियस है कि हम जो डिफेंस में करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा करते हैं वो अगर हम पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन में लगाए तो देश की तरक्की और खुशहाली बहुत बढ़ेगी। लेकिन भारत के संदर्भ में ये उतना फिजिबल नहीं है, या कितना फिजिबल है आप सोच सकते हैं कि भारत के आसपास दुर्भाग्य से ऐसे पड़ोसी हैं, नामुराद पड़ोसी भी बोल सकते हैं, जिससे शांति बनाए रखने के लिए शस्त्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो भारत के संदर्भ में अगर हम सैन्य पर खर्चा ना करें और उसे पब्लिक हेल्थ में दे दें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहना, सैन्य बल को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल था कि कोस्टन रिकन अप्रोच क्या है, तो यही है कि हम रुपए जो सेना पर डिफेंस में खर्च करते हैं वो वहाँ ना खर्च कर स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च किया जाए। एक एडिशनल नोट्स कि कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस, SANJOSE। एक सेंट्रल अमेरिकन देश है, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो कई देश हैं उनको सेंट्रल अमेरिकन देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 2, क्योंकि लोकसभा में 545 सीट्स होती हैं, जिनमें से 543 सीट्स पे चुनाव होता है और 2 मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम लोकसभा में कितने सीट हो सकते हैं? 552। अब पूछिएगा सर 545 लोकसभा चुनाव सीट्स हैं, ठीक है, 2 मनोनीत किए गए तो बचे कितने चुनाव के लिए? 543। लेकिन आप जो बोल रहे हैं मैक्सिमम सीट 552 है, वो किस लिए? तो अरे भैया जम्मू कश्मीर का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो भी हमारा है ना, जब हम उसे लाएंगे तो वहाँ के संसद को कहाँ रखेंगे? खैर ठीक है, आपको इससे याद रहना चाहिए कि मैक्सिमम सीट्स लोकसभा में 552 होते हैं, वर्तमान में 545 है, जिसमें मनोनयन 2 का होता है जो पूछा गया है, यहाँ आंसर है, और बाकी 543 का चुनाव होता है। फिर एक क्वेश्चन था कि विशाखा गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में दिया गया था वो क्या था? तो इसका सही उत्तर है महिलाओं को कार्यस्थल वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत हैं? ब्लॉक माउंटेन्स है। देखिए अब जो एकदम नए हैं इस बारे में उनको मैं बता दूं कि ब्लॉक माउंटेन्स है तो माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं? माउंटेन 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका आया फोल्ड माउंटेन, यानी जिसको हिंदी में मोड़दार पर्वत बोलते हैं। एक आपका आया ब्लॉक माउंटेन, जिसकी बात यहाँ हो रही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। एक होता है आपका ज्वालामुखीय पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं, और एक चौथा होता है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत जिसको बोला जाता है।
यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ब्लॉक माउंटेन कौन है। ऑप्शन है वोस्जेस, हिमालयस, एपलेशियंस, यूराल। अब यहाँ आप ये तो जान गए कि पर्वत कितने प्रकार के हैं, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि ब्लॉक माउंटेन क्या है। देखिए, बाकी माउंटेन्स की मैं चर्चा तब करूँगा जब किसी प्रीवियस ईयर पेपर में उसका चर्चा होगा। पहले हम ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़ लें। जब कभी किसी माउंटेन या रॉक पर टेंशन उत्पन्न होता है जिससे नीचे बीच की भूमि दब जाती है और अगल बगल की जो भूमि है, चट्टानें हैं, वो खड़ी हो जाती हैं, तो जो खड़ी चट्टानें हैं उन्हें ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है और बीच की भूमि जो दब गई है उसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। अक्सर आप सीनरी में देखते होंगे दोनों तरफ पहाड़ और बीच में एक नदी बह रही है। तो जी हाँ, जो दोनों तरफ पहाड़ खड़े हो गए हैं, नदी क्यों बनी वहाँ पर, खाई क्यों बना वहाँ पर, क्योंकि बीच की भूमि तनाव के कारण नीचे दब गई। तो ऐसे माउंटेन को ब्लॉक माउंटेन कहा गया और बीच की जो भूमि थी, खाई थी, उसको रिफ्ट वैली कहा गया। और जब उस रिफ्ट वैली से कोई नदी पार होती है तो ये सवाल यहाँ पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा भारत में कहाँ है? ऐसा भारत में आपको मिलेगा सतपुड़ा में, आपको ऐसा भारत में मिलेगा विंध्याचल में। वहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है कि भारत की वो सबसे बड़ी नदी कौन है जो रिफ्ट वैली से गुजरती है, तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में बहुत बड़ी खाई है, वहाँ से बहती है और बड़े बड़े गॉर्जेस का निर्माण करती है। तो आप समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर तो ना विंध्याचल ऑप्शन में है ना सतपुड़ा ऑप्शन में है। यहाँ पर ऑप्शन है वोस्जेस, हिमालयस, अपलेशियंस, यूराल्स। हिमालयंस तो नवीन वलित पर्वत है, ये सब जानते हैं, मोरदार पर्वत हैं। यहाँ उत्तर होगा वोस्जेस। अब पूछिएगा कि वोस्जेस क्यों? वोस्जेस यूरोप में पड़ता है, एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हुआ निम्नलिखित में से ब्लॉक माउंटेन आपका वोस्जेस पर्वत हुआ, जो कि फ्रांस और फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है और ये यूरोप में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने से जल जाते हैं? ऑप्शन है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर कहा जाता है, बाह्य वायुमंडल, जिसको थर्मोस्फीयर कहा जाता है, और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इसका सही उत्तर है मध्य मंडल। तो चलिए, इतने से काम नहीं चलता, आपको हम सीरीज वाइज इस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की जानकारी दे देते हैं। देखिए इस फिगर में ध्यान से सुनिएगा, मैं जो भी फैक्ट्स बोलूँगा वो एनसीईआरटी फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी किताब निकालिए, उसमें आप देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए नीचे में जहाँ हम सांस लेते हैं, जहाँ पर बादल बनता है, जहाँ सभी मौसमी परिघटनाएं होती हैं, वो सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। उसके ऊपर में है स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए आप देख रहे होंगे ये फिगर जो मैंने गूगल से लिया है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है जिसको मैंने सुधार दिया है। अब इस एरो को देख रहे होंगे, जहाज से पॉइंट कर रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मौसम संबंधी सभी परिघटनाएं ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर शांत रहता है, तो हवाई जहाज को कहाँ उड़ना चाहिए? जहाँ बिजली तड़क भड़क रही हो कि उससे ऊपर ना, तो हवाई जहाज आपको स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। ये पूछा जा सकता है कि हवाई जहाज के लिए सबसे आदर्श स्थिति कौन से मंडल में है, तो वह है कौन? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद है मेसोस्फेयर, जो कि सीटेट दिसंबर में पूछा गया है प्रीवियसली, जिसको मैंने बताया कि उल्कापिंड कहाँ पर आकर जल जाते हैं, तो वो है मेसोस्फेयर में। उसके ऊपर आता है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में जैसे आप ऊंचाई में जाइएगा तापमान बढ़ेगा, डेट इज़ वाई वी कॉल इट थर्मोस्फेयर। ठीक है, कभी कभी छात्र कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, उनको एक आयोनोस्फेयर भी पढ़ने को मिलता है, तो अब बोलते हैं कि सर यहाँ तो 6 लेयर्स हैं। देखिए कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि आयोनोस्फेयर थर्मोस्फेयर का ही एक भाग होता है, अलग से उसको नहीं पढ़िएगा। तो मुख्य लेयर में अगर पढ़ेंगे तो 5 ही हुए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आखिर में एक्सोस्फेयर, जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। क्लियर हो गया? बहिर्मंडल के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, इसलिए हल्की गैसें एक्सोस्फेयर में पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ तक आपको मेरी सभी बातें स्पष्ट हो रही होंगी।
तो आप इस इमेज को ठीक से देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए हिंदी भी लिखा हुआ है। अब ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ऑप्शन तो 4 ही रहते हैं ना। तो क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद समताप मंडल हो गया, फिर मध्य मंडल हो गया, फिर महावायुमंडल हो गया, फिर बहिर्मंडल हो गया। आपको 5 लेयर कंप्लीट हो गए। तो चलिए इसी तरह से मैं बाकी के क्वेश्चंस भी आपके लिए लाता रहूँगा। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे जो भी सब्जेक्ट में, इसमें मैंने जीएस क्वेश्चन उठाया था सामाजिक विज्ञान के साथ, कम समय में ज़्यादा आपको बताना चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, आप लंबे समय तक उसे भूलें नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, आप इस पर बने रहिएगा। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।